हेलो गाइस, स्वागत है फिर से पर आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटीआई क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता होगा अभी जो एग्जाम हुआ आपका एनपीसीएल नोरा का, इसका जो एग्जाम डेट था आपका 23 अक्टूबर 2024 को इसका एग्जाम हुआ है। इस एग्जामिनेशन में जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका एडवांस टेस्ट यानी इसको हम लोग स्टेज 2 भी बोलते हैं, है ना। जो कि आपको फिटर ट्रेड रहने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से जो है हम आपको जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन आए थे, तो 50 में जो 45 क्वेश्चन जो है हमारे पास आ चुका है। तो 45 क्वेश्चन को हम लोग जो वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं, और साथ साथ हम जो है आपके साथ एक्सप्लेन भी करने वाले कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, है ना। और सबसे पहले उनको जो है जो भी हम पर विश्वास किए हैं, जो भी क्वेश्चन लिखे जो हमें व्हाट्सएप किए हैं, उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। हमारी टीम को से बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि उनका जो है जल्द से जल्द कहीं ना कहीं उनका भी जॉब लग जाए। और जैसा हमको लग रहा है कि इसी डिपार्टमेंट में जो है इसी रिक्रूटमेंट जो है एनपीसीएल नोरा में उनका भी सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि जो है 46 क्वेश्चन लगभग उन्होंने हमें सेंड किया लिख करके। ये बहुत ही प्लस पॉइंट रहने वाला है। इसके साथ साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसका जो एक्सपेक्टेड कटअप कितना रहने वाला है, वो हम आपको बताने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका जो क्वेश्चन का लेवल कैसा था। क्वेश्चन का लेवल जो है, जैसे लड़का ने बताया कि क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ही लो लेवल या फिर मॉडरेट कह सकते हैं, मीडियम लेवल क्वेश्चन था। क्योंकि जो है इस 50 क्वेश्चन में जो लगभग 42 से लेकर 45 क्वेश्चन जो बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, देखने को मिल रहा था जैसे उन्होंने बताया है। और लगभग जो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे, थोड़ा सा हार्ड लेवल पे थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया गया था। तो डिपेंड करता है कि किस जो है कौन कौन लड़के कितना करेक्ट किए हैं। वो अभी जो उसका डिपार्टमेंट की तरफ से शायद आंसर की भी आ गया, तो हम लोग बताएंगे कि नेक्स्ट इसका एक्सपेक्टेड कटअप कितना रहने वाला है। फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे इसका जो क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि शेपिंग मशीन का स्ट्रोक का जो लेंथ है 250 mm दिया गया है, और उसका जो डबल स्ट्रोक पर मिनट है, इसको जो 30 मिनट पर मीटर जो कटिंग करता है, तो इसका जो टोटल एवरेज कितना रहने वाला है, टोटल एवरेज स्पीड क्या रहने वाला है ना। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं शेपिंग मशीन से क्वेश्चन क्या पूछता है। तो शिपिंग मशीन से क्वेश्चन पूछा कि शिपिंग मशीन किस स्ट्रोक में कटिंग करता है, क्या फॉरवर्ड में कटिंग करता है, रिटर्न में कटिंग करता है। तो शिपिंग मशीन में जो है जनरली फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है, ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है ना। उसके बाद जो है शिपिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो कहीं के ऑप्शन में जो आपका रहता है आपका जो है क्विक रिटर्न स्ट्रोक, है ना। आमतौर पर जो इसका ऑप्शन में रहता है आपका जो है क्विक रिटर्न स्ट्रोक पे ये कार्य करता है, ऑप्शन ये रहता है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी रहता है कि स्ट्रोक मैकेनिज्म पे कार्य करता है ना। पहला ऑप्शन में रह सकता है आपका क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में रह सकता है, या फिर जो है क्विक स्ट्रोक मैकेनिज्म पर कार्य करता है। दिक्कत तो नहीं है। तो हम लोग जानेंगे कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है क्या, है ना। तो स्ट्रोक की लंबाई का अनुपात जो है आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक, है ना, फॉरवर्ड स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक के बीच का जो है उस अनुपात को जो हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कहते हैं। दिक्कत तो नहीं है। इस अनुपात को जो हम लोग क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। इसका जो है लेंथ कितना होता है, कटिंग स्ट्रोक, है ना, कटिंग स्ट्रोक रेशियो रिटर्न स्ट्रोक का जो है ये 3:2 के अकॉर्डिंग ये कार्य करता है ना। या पे कहीं पे ऑप्शन ये भी रहता है कि 2:1। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। रहा सवाल क्वेश्चन का, तो यहाँ पे देख सकते हैं शेपिंग शेपिंग मशीन में स्टॉक काटने की स्पीड या स्लाइड की जो औसत गति होता है, उसमें कुछ प्रमुख जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, पहला जो आपका स्ट्रोक का लेंथ होना चाहिए, है ना, स्ट्रोक का लेंथ होना चाहिए। फिर स्ट्रोक की संख्या प्रति मिनट होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे बताया गया स्ट्रोक की संख्या कितना है आपका 250 mm दिया गया है ना। और जो है इसका जो स्ट्रोक का जो कटिंग करता है इसका कितना है, ये 30 mm दिया गया है। तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग जो है इसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, है ना। इसका फॉर्मूला कितना होता है, तो एवरेज स्पीड अगर हम निकालना चाहें, एवरेज स्पीड अगर हम लोग निकालना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू स्ट्रोक लेंथ इंटू आपका होता है स्ट्रोक पर मिनट बटे 1000 होता है ना। 1000 होता है। इसके बाद जो यहाँ पे मान को आप रख दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं, जैसे कि हम लोग का है 2 इंटू स्ट्रोक का लेंथ हमारा कितना 250 mm है, और पर मिनट जो संख्या कितना है आपका 30 है, बटे हम लोग जब 1000 से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जीरो कट गया है, 2 × 5 = 10, है ना, 5 × 25। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका 15 मिनट 15 मीटर प्रति मिनट आ जाएगा। ये करेक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी जो है बी ऑप्शन इन्होंने करेक्ट किया है ना, तो इनका सही आंसर होने वाला बी ऑप्शन 15 मीटर प्रति मिनट। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लास की ग्लास की ग्राइंडिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ना। ग्लास ग्राइंडिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पहला ऑप्शन में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायमंड, है ना, डायमंड देख सकते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वार्टर जो है, सिलिकॉन कार्बाइड है और ऑल है। तो बहुत से लड़के के माइंड में ऑप्शन में ये डाउट में आ रहा था कि सर जो है डायमंड तो हमने पढ़ा है, सिलिकॉन कार्बाइड भी पढ़ा है, लेकिन क्या क्वार्टर इसका हो सकता है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, डी। दिक्कत तो नहीं है। डायमंड, डायमंड ग्लास ग्राइंडिंग के लिए जो आमतौर पर निम्नलिखित सामग्रियों या उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपको पहला डायमंड भी होता है, सिलिकॉन कार्बाइड भी होता है, क्वार्टज भी होता है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि जो है अगर यहाँ से क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पूछता है तो आपको जो है इसको आसानी हो सकता है इसको समझने में और बताने में। तो पहला जो है आपका डायमंड ग्राइंडिंग व्हील, है ना। चूंकि ये कांच एक सख्त और नाजुक सामग्री है ना। जो कांच, जो ग्लास एक क्या है, हार्ड एंड नाजुक सामग्री है। इसे ग्राइंड करने के लिए जो है जनरली हम लोग डायमंड ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग किया जाता है। डायमंड जो क्या होता है, अत्यंत कठोर होता है और इसे जो है कांच को सटीकता से ग्राइंडिंग के लिए उपयोग में आता है। तो जनरली जो हम लोग इसको ग्राइंड और समान करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं डायमंड का। सिलिकॉन कार्बाइड का भी हम लोग जनरली वैसे ही करते हैं। यह एक अन्य कठोर सामग्री, घर्षण सामग्री है, जिसे कांच की ग्राइंडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। देखा तो नहीं है, चलिए। क्वार्टज का भी हम लोग पढ़ते हैं, क्वार्टज का भी हम लोग जनरली प्रयोग करते हैं। इसको जो है हम लोग कहा जाता है, इसका और नाम से जानते हैं, जो है आप देख सकते हैं, इसको जो है सिलिका भी कहा जाता है। क्वार्टज को जो है जनरली क्या कहा जाता है, सिलिका भी कहा जाता है। एक सेकेंड, इसको सिलिका भी कहा जाता है क्वार्टज को, है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है SiO2, है ना, ये इसका हम लोग केमिकल फॉर्मूला होता है। तो जनरली जो इसका प्रयोग ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है, लेकिन सीधे तौर पर जो है इसका प्रयोग कम होता है, क्योंकि जो इसका यूज करने में बहुत सारे जो है सावधानी का बरतना पड़ता है। इसके लिए जो हम जनरली इसका प्रयोग कम ही किया जाता है। दिक्कत तो नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, सही, ऑल। उसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेट से क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो कैलकुलेट कौन से उसको थोड़ा सा एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं पहले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 mm कितने इंच होता है ना। 12 mm 12 mm इक्वल टू कितने इंच के बराबर होता है। इसका जो आंसर उन्होंने बनाया है 0.472 इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। कैसे, ये भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपको पता होगा 1 mm इक्वल टू होता है आपका 0.03937 इंच, है ना। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 12 mm इक्वल टू इंटू इंटू, है ना, 12 mm इंटू 0.03937 से जब कैलकुलेट करोगे तो इसका अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा आपका 0.47244, है ना। तो इन्होंने जो बनाया है बहुत ही करेक्ट 100% सही आंसर रहने वाला है। इसका सही आंसर ये होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 2500 mm, है ना, दिया हुआ है 2500 mm दिया हुआ है। उसके बाद जो है डेसीमीटर में कितना होगा वो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो 1 डेसीमीटर इक्वल टू होता है कितना, 100 mm, है ना। तो जब 2500 दिया गया है तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका कितना जाएगा, 25 डेसीमीटर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फिलर गेज का यूज कब पूछा था। तो फिलर गेज के जनरली हम लोग टू पार्ट के जो गैपिंग होते हैं, टू पार्ट्स के बीच के जो गैपिंग होते हैं उसको हम लोग फिलर गेज के द्वारा चेक करते हैं, है ना। जनरली फिलर गेज से पूछता है कि भारतीय मानक के अनुसार जो है फिलर गेज कितने कैटेगरी में बांटा गया है। तो 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन एक डीएमआरसी में पूछा था कि फिलर गेज का जो स्टैंडर्ड लंबाई कितना होता है, स्टैंडर्ड लेंथ कितना होता है, ये 100 mm होता है। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं फीलर गेज, है ना। फीलर, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक सेकंड, वार्म एंड वार्म व्हील का यूज जो है स्पीड डिटेक्शन में करते हैं, है ना। तो ऑप्शन में क्या क्या था कि वार्म व्हील से शाफ्ट पर हाई स्पीड रिडक्शन, या फिर वार्म शाफ्ट से वार्म व्हील व्हील पर हाई स्पीड रिडक्शन, या फिर इस टाइप से जो है 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो 4 ऑप्शन में जो है इसका क्या, कौन से क्या रहने वाला वो हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। जनरली जो है हम लोग जानते हैं कि जो है आपका वर्म एंड वर्म व्हील का जो प्रयोग है 90 डिग्री में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। लेकिन जो इसका स्पीड जो है आपका रिडक्शन हो जाता है ना। स्पीड रेशियो जो वो कम हो जाता है। कैसे कम होता है, उसके लिए क्या पर्पस है वो हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे।
तो जैसे हम लोग जान रहे थे कि क्या वार्म एंड वार्म व्हील गियर सिस्टम का उपयोग स्पीड रिडक्शन के लिए किया जाता है, खासकर जब यह बहुत अधिक स्पीड रिडक्शन की आवश्यकता होती है। इस सिस्टम में दो प्रमुख भाग होते हैं, क्या क्या होते हैं? पहला होता है आपका वर्म और दूसरा होता है वर्म व्हील, है ना। तो वर्म क्या है ना, इसको एक स्क्रू की जैसा संरचना होता है। ये जो है आपका वर्म इस टाइप से स्क्रू की जैसा कि रचना होता है, जिस पर जो है एक शाफ्ट लगी होती है। जिस पर क्या होती है? शाफ्ट लगी होती है। इसका प्रयोग गियर को घुमाने के लिए किया जाता है ना। इसका प्रयोग जो है गियर को घुमाने के लिए किया जाता है। उसके बाद जो एक होता है वर्म व्हील। तो यह गोल गियर होता है ना। एक क्या होता है? ये गोल गियर होता है जिसमें दांते कटे होते हैं और यह वर्म से जुड़ा होता है ना। दिक्कत तो नहीं है। जब ये वर्म घूमता है तो इसका घुमाव वर्म के दांतों के साथ इंटरनेट हो जाता है, इसे घुमाने के लिए मजबूर कर देता है। तब जाके जो इसका स्पीड जो है वो रिलेशन हो जाता है। दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन में क्या रहा होगा? इसका जो है वर्म जो है आपका शाफ्ट पे फिट होगा, है ना। वर्म व्हील में जो है आपका गियर में फिट होगा। अगर इस टाइप से अगर होगा तो उसका स्पीड का रिडक्शन हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं है। चलिए, इसके लिए जो है हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे गियर के रिगार्डिंग, ताकि उसमें जो आपको और कुछ ज्यादा समझने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है? स्पॉट वेल्डिंग किस प्रकार की वेल्डिंग है? पहले रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, या फिर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, या फिर फोर्स, या फिर ओ डी है ना। किस टाइप का यहाँ पे? तो जनरली जो है स्पॉट वेल्डिंग आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत में आता है ना। स्पॉट वेल्डिंग जो एक प्रकार का रेजिस्टेंस वेल्डिंग है ना। एक प्रकार रेजिस्टेंस वेल्डिंग है जिसमें धातु के दो या अधिक परतों को एक छोटे बिंदु पर जोड़ने के लिए जो है इलेक्ट्रिक करंट या प्रेशर का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया जो शीट मेटल, विशेष रूप से जो है जहाँ पे ऑटोमोबाइल वर्कशॉप है, या फिर एरोस्पेस, या फिर जो मेटल फैब्रिकेशन उद्योगों में जनरली जो है इसका प्रयोग हम लोग बहुत ज्यादातर करते हैं आपका स्पॉट वेल्डिंग का। दिक्कत तो नहीं है। चलिए, एक जो हम आपको डिटेल्स बताएंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत में जो है क्या क्या किस किस टाइप्स के वेल्डिंग आते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं किसी ड्रिल की कटिंग स्पीड सेम और उसके बड़े डायमीटर वाले ड्रिल की जो है आरपीएम छोटे डायमीटर के जो है क्या होगा, है ना। इसको जो आप कटिंग स्पीड के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, पाई डी एन बाय 1000 करके जो है दो, अगर हम लोग किसी डील की कटिंग स्पीड सेम, है ना, स्पीड सेम रखा गया है और उसके जो है बड़े डायमीटर, है ना, ये जो अगर डायमीटर डील के आरपीएम डील के आरपीएम से जो है तो अगर डील का डायमीटर बढ़ रहा है तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ये इसका सेंसर हो जाएगा हाइयर या फिर लेसर। इसको जो फॉर्मूला में आप पुट करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी धातु को काटने पर डिसकनेक्ट चिप्स क्यों बनते हैं, है ना। या फिर किस धातु को काटने पर डिसकंटिन्यूअस चिप्स बनते हैं? तो जनरली ब्रिटनेस ऑप्शन में है, हार्डनेस है, सॉफ्ट है, टफनेस है। तो जनरली जो है डिसकंटिन्यूअस चिप्स वहां पे बनते हैं जहां पे जो है कोई भी धातु ब्रिटलनेस हो, वहां पे इसका जो डिसकंटिन्यूअस चिप बनता है। जनरली जब हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, वहां पे दो टू टाइप्स के चिप्स बनते हैं। एक तो पहला डिसकंटिन्यूअस चिप्स बनता है और एक होता है कंटिन्यूअस चिप्स बनता है। तो डिसकंटिन्यूअस चिप जो जनरली ब्रिटलनेस धातु पे बनता है ना। ब्रिटल धातु कटिंग के दौरान निकलते हैं। ये धातु जो है आसानी से टूटने वाली होती है, इनमें जो है डक्टिलिटी कम होता है। देखिए, डिसकंटिन्यूअस चिप्स बनने का दो कारण है। पहला जो है इसका जो डक्टिलिटी क्या होता है, कम होता है। और दूसरा जो है इसका जो स्पीड, जब हम लोग कटिंग या ड्रिलिंग करते हैं तो उसका जो स्पीड जो है तो कम होता है। इसके कारण से जो है आपका डिसकंटिन्यूअस चिप्स बनते हैं। जब आप ड्रिलिंग करो तो चिप्स है वो टुकड़े टुकड़े के रूप में निकलते हैं। तो दो कारण हो सकते हैं, है ना। पहला जो है ब्रिटलनेस है और दूसरा जो है डक्टिलिटी भी कम होता है। तो क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ दिया कि किस कारण से जो है डिसकंटिन्यूअस चिप्स बनते हैं, वहां पे डक्टिलिटी, टफनेस या फिर हार्डनेस इस टाइप से रहा तो डक्टिलिटी वहां पे हम लोग जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है ब्रिटलनेस, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का ब्रिटलनेस ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? धातु अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड। धातु का वह गुण जो अपघर्षण जो अपघर्षण और कटिंग का विरोध करता है ना। क्या कहता है? अपघर्षण और कटिंग का जो है विरोध करता है, उसको विरोध करता है, उसमें क्या है? पहला ऑप्शन आपका हार्डनेस है, दूसरा है आपका ब्रिटलनेस है ना। उसके बाद जो है वहां पे दो ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी मेटल को एब्रेशन कर रहा है, कटिंग कर रहा है, तो उसका जो है मेन पर्पस होता है आपका हार्डनेस। हार्डनेस इसका सेंसर हो जाएगा हम लोग का, ए ऑप्शन इसका सेंसर हो जाएगा। चलिए, दिक्कत तो नहीं है।
हार्डनेस क्या है? धातु का वह गुण जो एब्रेशन और कटिंग का विरोध करता है उसे हार्डनेस कहा जाता है। कठोरता और विशेषता है जो किसी धातु के सतह के घर्षण या कटाई या स्क्रैच के प्रति प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाता है आपका हार्डनेस। जनरली जो है हार्डनेस को हम लोग मेजर भी करते हैं, है ना? रेड हार्डनेस के अकॉर्डिंग जो है आप मेजर करते हैं आपका जैसे ब्रिटनेल हार्डनेस हो गया, रॉकवेल हार्डनेस हो गया, विगस हो गया, इसके द्वारा जो हम लोग हार्डनेस को चेक करते हैं। दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? ग्रीस को साफ करने के लिए, है ना, ग्रीस को साफ करने के लिए, ग्रीस को साफ करने के लिए किसका यूज किया जाता है? ऑप्शन में आपका जो है पेट्रोल है ना, एसीटोन है, उसके बाद स्प्रिट है, फिर डी ऑल है ना। इसका जो हम लोग जनरली जो ग्रीस को साफ करने के लिए जो है हम लोग पेट्रोल का भी यूज करते हैं, है ना, और एसीटिन का भी यूज करते हैं और स्प्रिट का भी यूज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा आपको बताते हैं कि क्या है ये पेट्रोल जो है। जनरली जो है हम लोग पेट्रोल, एसीटोन और स्प्रिट, आमतौर पर इथिल जो स्प्रिट को हम लोग क्या बोलते हैं? इथिल स्प्रिट बोलते हैं। स्प्रिट को हम लोग क्या बोलते हैं? इथिल स्प्रिट का बोलते हैं। इसका प्रयोग जो जनरली ग्रीस और तेल के साफ करने के लिए किया जाता है। ये सभी जो है आपका, ये सभी जो है सॉल्वेंट, है ना, ये सभी जो सॉल्वेंट है जो ग्रीस, तेल, अन्य अपशिष्ट पदार्थों को प्रभावी ढंग से घोलने और हटाने में मदद करती है। दिक्कत तो नहीं है? इसलिए हम लोग इसका प्रयोग वहां पे करते हैं आपके ग्रीस को साफ करने के लिए। आपका जो है पेट्रोल, ये पेट्रोल जो है आपका, पेट्रोल ग्रीस और तेल को हटाने के लिए एक शक्तिशाली सॉल्वेंट है। इसका इससे जो है अक्सर मशीनरी और ऑटोमोबाइल मोबाइल में ग्रीस के अवशेषों को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आप कहीं सर्विसिंग के लिए भी जाते हो तो वहां पे आप देखे होंगे, या तो जब ग्रीस से काम करते हो तो पहले एसीटोन से उसे साफ करते हैं। पेट्रोल तो महंगा होता है इसलिए हम लोग पेट्रोल का ज्यादा प्रयोग नहीं करते, लेकिन एसीटोन का प्रयोग हम लोग देखते भी होंगे कि वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो कौन सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट है ना, यहाँ पे लुब्रिकेंट ऑप्शन होगा। कौन सा जो है सेमी लुब्रिकेंट के अकॉर्डिंग आता है? तो हम लोग जनरली जो लुब्रिकेंट को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। आपका सॉलिड लुब्रिकेंट, आपका सेमी लुब्रिकेंट, है ना, और जो आपका लिक्विड लुब्रिकेंट, है ना। दिक्कत नहीं, यहाँ पे सेमी सॉलिड होगा तो आपका जो ऑप्शन में जो है आपका ग्रीस ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। सॉलिड में जो आपका जो है आपका होता है ग्रेफाइट होता है, माइका होता है, मोम होता है, उसके अकॉर्डिंग आता है। सेमी में जो आपका जो है ग्रीस आता है ना, ग्रीस आता है, वेस्लिन आता है, और जितने भी लिक्विड जो ऑयल होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ग्रीस सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? वह कौन सा थ्रेड है जिसमें केवल एक फ्लैंक की तरफ दबाव लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बटरेस थ्रेड, है ना। इस टाइप से जो आपका होता है, एक जो इसका एक फ्लैंक में जो है यहाँ पे फोर्स लगता है, इसका प्रयोग जो हम लोग वहां पे किसका होता है? बटे थ्रेड होता है ना। दिक्कत तो नहीं है? चलिए, काफी बार एग्जाम पूछा भी जा चुका है बटे थ्रेड के रिगार्डिंग। दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन डबल स्टार थ्रेड लीड कितना होता है ना। इन्हें डबल स्टार थ्रेड में जो आपका लीड दिया हुआ है ना, और जो आपका पिच पूछा है, तो इसका जो सेंसर क्या हो जाएगा? जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं जो है डबल स्टार थ्रेड में जो है, डबल स्टार थ्रेड में जो है लीड पिच जो है दुगना होता है। तो लीड का हम लोग अगर निकालना होता है ना, अगर लीड हम लोग निकालते हैं या पिच निकालते हैं, यहाँ पे लीड दिया हुआ है आपका 5 mm और पिच निकालना है, तो हम लोग जानते हैं क्या? लीड इक्वल टू होता है आपका पिच इंटू नंबर ऑफ संख्या, जितना संख्या दिया गया है ना, पिच ऑफ स्टार थ्रेड। तो अगर हम लोग पिच निकालेंगे तो पिच इक्वल टू हो जाएगा आपका, देख सकते हैं, लीड बटे जो है आप डिवाइड कर दीजिए इसको, लीड बटे जो है आपका यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2.5, है ना। ये 5 दिया है, उसको जब 2 बाय हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2.5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सॉलिड ब्रास के लिए किस पिच का वाले हेक्सा ब्लेड का प्रयोग हम लोग यूज करते हैं? तो जनरली जो है हेक्सा ब्लेड के जो पिच होते हैं उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है ना। पहला जो 1.8 है, 1.4 है, तीसरा जो आपका 1 है, और चौथा जो आपका 0.1 है ना। इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। 0.8
0.8 कैटेगरी इसको बांटा गया है। तो 1.8 वाले को जो है जनरली इसका प्रयोग हम लोग कोर्स पिच ब्लेड के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग मीडियम पिच ब्लेड के नाम से जानते हैं। इसको जो हम लोग फाइन और इसको जो हम लोग वेरी फाइन पिच के ब्लेड के नाम से जाना जाता है। तो जनरली जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सॉलिड ब्रास, तो सॉलिड ब्रास जो है आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं 1.4 में इसका सेंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो है 1.8 का जो प्रयोग हम लोग जनरली कहाँ पे करते हैं, इसका जो है मुलायम धातु के लिए करते हैं, है ना। मुलायम धातु के लिए करते हैं, जैसे आपका पीतल हो गया, तांबा हो गया, कांसा हो गया, तो वहां पे हम लोग जनरली इसका जो करते हैं 1.8 का। लेकिन अगर सॉलिड पूछा, है ना, सॉलिड पूछा या कठोर धातु के लिए पूछा, तो वहां पे जनरली जो हम लोग 1.4 का प्रयोग करेंगे। इसका जो 1.4 इसका सेंसर हो जाएगा, 1.4 इसका सेंसर हो जाएगा, है ना। सॉलिड ब्रास या फिर कठोर धातु के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए चौथा 14 क्वेश्चन नंबर में डील बीट का जो ये जो नोमेनक्लेचर दिया है उसमें पूछा है कि 9.8 क्या दर्शाता है। तो इसको जो हम लोग एक सेकंड, तो यहीं से क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। ये ट्विस्ट डील जो है 9.50 mm डाया का है। तो टूल ऑफ टाइप, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया गया है। तो 9.5 क्या दर्शा रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टूल डायमीटर ऑफ ड्रिल, ड्रिल का जो डायमीटर वो दिखा रहा है। अगर इस टाइप से रहता, अगर एच, तो एच यहाँ पे टूल का टाइप दिखा रहा है, और ये जो आपका क्या है एक आईएसआई जो नंबर होता है वो इसको दिखा रहा है, और ये जो है मटेरियल दिखा रहा है ना, कि ये हाई स्पीड स्टील का ये बना हुआ है। तो ये इंडिकेशन कर रहा है। तो इसमें से किसी भी कोई भी एक आपको जो पूछा जा सकता है, तो इसको लिए जो है आप इसको माइंड में याद करके रख सकते हैं। तो जो है आपका जो है वहाँ पे देख सकते हैं, अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, है ना, तो इसमें कभी कभी ये पूछ सकता है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि 9.50 क्या दर्शा रहा है, आपका एज क्या इंडिकेशन कर रहा है, ये क्या इंडिकेशन कर रहा है, एच एस क्या कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेयर क्या है, एज जो है आपका टूल टाइप दिखा रहा है ना। आई एस जो है आपका, ये जो है आपका आईएसआई नंबर दिखा रहा है, और एस जो है टूल मटेरियल दिखा रहा है। टूल मटेरियल मतलब होता है हाई स्पीड स्टील या फिर जिस टाइप का जो मटेरियल रहेगा, है ना। उसके बाद जो 9.5 क्या दिखा रहा है, 9.5 जो डील का जो डायमीटर दिखा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। इसका सेंसर हो जाएगा आपका डायमीटर ऑफ टूल। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि गन मेटल का जो कॉम्पोजिशन क्या है। तो गन मेटल जनरली जो है कॉपर जिंक टिन का बना होता है, इसका सेंसर हो जाएगा। ब्रोंज जो है, इसका ब्रोंज का कॉम्पोजिशन क्या है, जनरली जो ब्रोंज जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर प्लस टिन है ना। लेथ मशीन में जो कटिंग टूल अधिक किसका प्रयोग किया जाता है, तो जनरली जो है टंगस्टन कार्बाइड या फिर हाई स्पीड का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जनरली हम लोग टंगस्टन कार्बाइड की ओर चलेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, स्लिप गेज के एचआरसी कितना होता है, तो मोर देन जनरली जो है 63 होता है। रोकवेल हार्डनेस टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, स्लिप गेज का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि जीरो एरर चेक करने के लिए जो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जीरो एरर चेक करने के लिए जनरली स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। स्लिप गेज को जो है जनरली जॉनसन गेज या फिर गेज ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। देखा तो नहीं है ना। उसके बाद जो है स्लिप गेज यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा एक बार डीएमआरसी में कि जो है इसका क्रॉस सेक्शन कितना होता है, 35x9 होता है, 35x10 होता है। अगर 10 mm तक है तो 35x9 रहेगा। अगर 10 mm से ज्यादा रहेगा तो इसका जो है क्रॉस सेक्शन जो होता है आपका 35x10 होता है ना। दिक्कत तो नहीं है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो है जनरली कौन सा वाल्व का जो है प्रयोग हम लोग वाटर को फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कर किया जाता है। तो जनरली जो हम लोग वाल्व का प्रयोग जो है कंट्रोल या फिर जो ओपन क्लोज करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो अगर वहां पे फुली ओपन के लिए बोलता है ना, तो हम लोग वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, गेट, है ना। जनरली हम लोग तीन तरीके से गेज हम लोग सॉरी वाल्व यूज करते हैं। तो पूरा ओपन करना है तो वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, गेट वाल्व का प्रयोग करेंगे। अगर कंट्रोल करना रहता है तो वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ग्लोब वाल्व का प्रयोग करेंगे। वन साइडेड अगर फ्लो को एक ही तरह का बहाना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वहां पे NRB का प्रयोग करते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग करते हैं। इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, चेक वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। इसका सेंस हो जाएगा हम लोग का ग्लोब वाल्व। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी फाइल जो है लेदर के लिए प्रयोग किया जाता है। जनरली लेदर को अगर फाइलिंग करना रहता है तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, रास्प कट का फाइल का हम लोग वहां पे प्रयोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर को जो है आपका सॉरी किसी माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर दिया हुआ है आपका जो है 0.03 दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में 0.03 दिया हुआ है। तो इसका जो है सही रीडिंग क्या होगा, है ना। तो किसी भी जब भी हम लोग
माइक्रोमीटर का यूज करते हैं, तो यूज करने से पहले जो है हम लोग को जब भी अगर ये क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जब भी अगर आपको माइक्रोमीटर की रीडिंग के लिए लेने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एरर चेक करना है ना। तो जनरली जो है एरर दो तरीके से माइक्रोमीटर में होते हैं, आपका नेगेटिव एरर होता है ना, और पॉजिटिव एरर होता है। दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि माइक्रोमीटर के जो जीरो एरर को चेक करने के लिए किसका किसका प्रयोग करते हैं। जनरली जो हम लोग आपको अभी बताया कि स्लिप गेज का प्रयोग करेंगे। अगर नेगेटिव एरर दिया हुआ है तो जो भी एक्चुअल जो रीडिंग दिया गया है उसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। नेगेटिव हम लोग जोड़ते हैं, है ना। नेगेटिव हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। नेगेटिव रेट हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और पॉजिटिव में जो हम लोग इसको माइनस करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। इसका जो एक्चुअल रीडिंग हो जाएगा आपको 25.55, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट क्या है ना। तो वर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट जो किस सिद्धांत पर हम लोग निकालते हैं, तो मेन स्केल डिवीजन माइनस जो है वर्नियर स्केल डिवीजन के अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं। तो जनरली जो है वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm, काफी एग्जाम पूछा जा चुका है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, वर्नियर कैलिपर का जो है यूज कहाँ पे करते हैं, वर्नियर कैलिपर का यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो इसका पर्पस जनरली जो है एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए भी करते हैं, इंटरनल भी करते हैं, और डेप्थ को भी चेक करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, है ना। जिसमें जो है वर्नियर कैलिपर में डेप्थ बार लगा होता है, उसके रिगार्डिंग जो हम लोग इसका डेप्थ को चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो है मैकेनिकल जैक में जो है कौन सा थ्रेड लगा होता है ना। तो जनरली हम लोग उसका प्रयोग जो वहां पे जो हम लोग स्क्वायर थ्रेड का यूज करते हैं। इसका जो एंगल कितना होता है, 90 डिग्री में होता है, और 0.5 पिच इसका जो होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, होल का व्यास को मेजरमेंट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो जनरली जो हम लोग प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन क्या है, बेकलेस गियर क्या है ना। बेकलेस बेकलेस गियर क्या है, तो जनरली जो है जब भी दो पार्ट्स, जब दो मैचिंग गियर को हम लोग जब यहाँ पे लगाते हैं, है ना। जैसे दो गियर है ना, दोनों गियर को जब मैचिंग हो रहा है तो इसके बीच का जो क्लियरेंस है, उस क्लियरेंस को जो हम लोग दर्शाने के लिए एक तरह से गियर का ये त्रुटि है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेकलेस बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन टू मैचिंग पार्ट्स, जो गियर होता है उसके बीच के जो है, इसको इंडिकेशन करने के लिए हम लोग इसका उसका नाम क्या देते हैं, बैकलेस, है ना। गियर से रिगार्डिंग जो हमने वीडियो बनाया है ना। गियर से रिगार्डिंग एक पर्पस वीडियो हमने बताया कि एनेडम क्या है, डिनेडम क्या है, क्लियरेंस क्या बोलते हैं। क्लियरेंस को जो है जनरल डिफरेंस बिटवीन टू मैचिंग गियर को बोलते हैं। एनेडम एंड डिनेडम के बीच के जो होता है गैप, उसको हम लोग क्लियरेंस कहते हैं, है ना। तो एनेडम को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, डिनेडम को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं। तो तमाम तरीके से जो भी गियर से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं, उस वीडियो में हम लोग जाके आप चेक कर सकते हैं गियर से रिगार्डिंग, तो उसमें आपको सारा डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि की में क्रॉस सेक्शन, सॉरी, की में जो जो स्ट्रेस होता है, किस टाइप का वहां पे स्ट्रेस देखने को मिलता है। तो जब हम की से रिगार्डिंग बताते हैं तो हम आपको जो है बार बार वहां पे आपको बताते हैं कि इसका जो है की का जो शेयर स्ट्रेस वहां पे होता है। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, किसी पंप को, है ना, किसी पंप, एक सेकेंड, किसी पंप में वाटर भरने के बाद एयर निकालने के पर्पज को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं। तो ऑप्शन में क्या कहता है, इसका जो सही आंसर होगा, किसी भी मशीन में, कहीं भी पंप में अगर हम लोग वाटर भरते हैं तो वाटर भरने के बाद हम लोग वहां पे जो एयर होता है उसको निकालते हैं, उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमिंग बोलते हैं। उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमिंग। इसका स्पेलिंग होता है PRIMMING। ऐसा ही हम लोग क्यों करते हैं, यदि सपोज जो पानी है, अगर वो पानी के ऊपर हम लोग किसी ब्लेड में गिरा रहे हैं, अगर उसमें हवा रहेगा, बबल्स रहेगा, तो उस बबल्स के कारण जो उसमें एक दोष आ जाता है, उस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, कैविटेशन बोलते हैं। ये जो आपको काफी बार एग्जाम पूछा भी जा सकता है कि कैविटेशन क्या होता है। तो उसमें जो किसी पानी या फिर उसमें जो एयर के जो होते हैं, एयर होते हैं, उस एयर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, उस एयर को के कारण जो उसमें एक दोष आ जाता है, उसको कैविटेशन बोलते हैं। इसी कैविटेशन को दूर करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रीमिंग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, प्राइमिंग करते हैं, है ना। देखा तो नहीं, ताकि जो है इसका जो है आपका जो ये कैविटेशन दोष है उसमें जो है ब्लेड या फिर कहीं पे वो इफेक्ट ना कर सके, है ना। तो इसी के चलते जो हम लोग वहां पे इसको निकाल देते हैं। दिक्कत तो नहीं। चलिए इसका सेंस हो जाएगा आपका प्राइमिंग। अगला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं, न्यूमेटिक ड्रिल किस पर कार्य करता है। तो जनरली जो है न्यूमेटिक ड्रिल एयर कंप्रेसर पर कार्य करता है। इसका पर्पस जो है आपका जो न्यूमेटिक ड्रिल भी होता है ना। न्यूमेटिक ड्रिल जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है वहां पे हम लोग जनरली इसका प्रयोग करते हैं। और जहाँ थोड़ा सा हाई इक्वेसी में करना रहता है, जैसे कि अगर बारूद या फिर जहाँ पे बन रही है इंडस्ट्री, जहाँ पे
वहाँ पे इलेक्ट्रिक नहीं पहुंच सकता, तो वहाँ पे हम लोग जनरली इसका प्रयोग करते हैं। जैसे 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 खनन उद्योग हो गया है ना, खनन उद्योग जहाँ पे माइनिंग करना होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचता, तो वहाँ पे जनरली हम लोग न्यूमेटिक ड्रिल का प्रयोग करते हैं, जैसे विस्फोटक इत्यादि जहाँ पे करना रहता है। दिक्कत तो नहीं है। चलिए, मॉड्यूल क्या है इसका जो है काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है मॉड्यूल से रिगार्डिंग। तो मॉड्यूल जो है जनरली आपका D/T होता है ना। मॉड्यूल मॉड्यूल है ना, इसका जो होता है ये आपका D/T होता है। मॉड्यूल जो एक महत्वपूर्ण माप है जो गियर के आकार और अनुपात के निर्दिष्ट करता है ना, रेशियो को इंडिकेशन करता है। यह गियर के दांतों के आकार और उनके आकार का अनुपात दांतों के बीच के संबंध को दर्शाता है। दिक्कत तो नहीं है। चलिए, पिच डायमीटर बाय नंबर ऑफ टीथ, इसको हम लोग करते हैं पिच डायमीटर बाय नंबर ऑफ टीथ के अकॉर्डिंग इसको हम लोग इंडिकेशन करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, रिविट के हेड को फैलाने के लिए हम लोग कौन सा हैमर का प्रयोग करते हैं। तो जनरली जब हम लोग रिपीटिंग करते हैं, इसका जो हेड होता है इसको फैलाने के लिए जो जनरली जो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं बॉल पेन हैमर का प्रयोग करते हैं। इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा बॉल पेन हैमर। काफी टाइम हो चुका तो थोड़ा स्पीड करते हैं, ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्प्रिंग वॉशर का यूज किसके लिए करते हैं। तो कंपन के कारण नट को ढीला होने से बचाने के लिए जनरली जो हम लोग स्प्रिंग वॉशर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, स्टील में जो है, स्टील में अगला क्वेश्चन, स्टील में कोरोजन है ना, कोरोजन रेजिस्टेंस कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन में जो है आपका है, देख सकते हैं ऑप्शन में आपका निकल है, क्रोमियम था, है ना। ये तो जनरली जो है स्टील में कोरोजन रेजिस्टेंस जंग से बचाने के लिए जनरली हम लोग आमतौर पर क्रोमियम मिलाते हैं, निकल मिलाते हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा पॉइंट हम आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। क्रोमियम जो है आपका, इसमें जो है स्टील में जनरली 10 साढ़े 10% जो हम लोग क्या करते हैं, अधिक क्रोम मिलाने से जो है स्टील स्टील में 10.5% से अधिक क्रोमियम मिलाने से स्टेनलेस स्टील बनता है जो जंग से बचाव करता है। क्रोमियम पर जो एक पतली ऑक्साइड परत बन जाता है जो स्टील को क्या करता है, सुरक्षित करता है ना। दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद जो हम लोग निकल मिलाते हैं, कुछ परसेंट में निकल भी मिलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर प्लस निकल। निकल को जो है स्टील में अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाता है। अगर हम लोग स्टील में निकल मिलाते हैं तो स्टील का जो है क्या होता है, अधिक स्ट्रेंथ और टिकाऊपन हो जाता है। इसके साथ साथ वो जंग से भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसी विशेष रूप से जो है इसका हम लोग यहाँ पे क्रोमियम और निकल मिलाते हैं, लेकिन साथ साथ हम लोग और भी कुछ कुछ मिलाते हैं, मोलिब्डेनम भी मिलाते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं है। लेकिन ऑप्शन में जो था मोलिब्डेनम मिलाते हैं, मैग्नीशियम मिलाते हैं, तो ऑप्शन में था क्रोमियम प्लस निकल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रोमियम प्लस निकल। दिक्कत तो नहीं है। चलिए, इसी सब तत्व जो मिलाने के कारण जो है सही अनुपात में मिलाने से स्टील का जो अधिक जंग प्रतिरोधक बनाया जाता है, जिससे इसकी आयु और स्थायित्व में बढ़ावा मतलब बढ़ जाता है। दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, टंगस्टन कार्बाइड का सेंक जो है हम लोग जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे टंगस्टन, एक सेकेंड, टंगस्टन कार्बाइड का सेंक पर जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वेल्डिंग का, ब्रेजिंग का, सोल्डरिंग का, या फिर क्लैंपिंग विथ नट। तो जब भी हम लोग टंगस्टन कार्बाइड के जो सेंक को जब हम लोग जोड़ते हैं तो जनरली जो हम लोग वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, ब्रेजिंग का प्रयोग करते हैं, है ना। टंगस्टन कार्बाइड के सेंक को जोड़ने के लिए आमतौर पर बहुत सारे विधियां करते हैं प्रयोग, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग हम लोग ब्रेजिंग करते हैं, है ना। यह जो है ब्रेजिंग, एक सेकेंड, यह जो ब्रेजिंग है यह सबसे आम विधि है। इसमें जो है टंगस्टन कार्बाइड के हिस्से और स्टील का जो सेंक होता है एक दूसरे को जोड़ने के लिए एक ब्रेजिंग मिश्र धातु, आमतौर पर चांदी का प्रयोग हम लोग करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जो है दोनों हिस्सों को गर्म किया जाता है ताकि ब्रेजिंग और मिश्र धातु जो पिघल कर ज्वाइंट जो है वो भर जाए और ठंडा होने पर वो ज्वाइंट मजबूत बन जाते हैं। तो इसी के कारण जो है हम लोग ब्रेजिंग यूज करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे हम लोग सोल्डरिंग भी यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है आपका ब्रेजिंग करते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रेजिंग, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसमें सबसे कम कटिंग स्पीड होती है ना, ग्राइंडिंग, होनिंग। यहाँ पे जो और ऑप्शन हो सकता है सी डी, मगर लेपिंग होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर लेपिंग। सबसे कम जो है आपका स्पीड होता है ना, आपका लेपिंग प्रोसेस में होता है। दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं,
होनिंग होनिंग का जो है, एक सेकेंड, होनिंग का यूज जो है किस पर करते हैं? तो होनिंग का जो जनरली जो है वर्टिकल या इनसाइड आउटसाइड फ्लैट है, तो जनरली जो इसका इनसाइड में हम लोग यूज करते हैं, है ना। आउटसाइड में तो नहीं करते हैं, फ्लैट में भी नहीं करते हैं, जनरली जो इसका प्रयोग हम लोग इनसाइड में करते हैं। हॉर्निंग क्वेश्चन पूछता है कि हॉर्निंग किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो जनरली जो हॉर्निंग आपका वर्टिकल रेसिप्रोकेटिंग विधि या फिर जो है मेथड पे कार्य करता है। देखा तो नहीं है ना, क्वेश्चन पूछता है किस सिद्धांत पे, तो ये आप वहां पे देख सकते हैं वर्टिकल रेसिप्रोकेटिंग सिद्धांत पे यह कार्य करता है। जनरली जो है हॉर्निंग आपका एक सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन है जो इंजन सिलेंडर बियरिंग के बोर या फिर पिन होल ईटीसी को जो है आपका वहां पे होनिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो इसलिए जो है इसका इनसाइड में ज्यादातर प्रयोग करते हैं। इसका सेंसर हो जाएगा आपका क्या, इनसाइड, है ना। अगर आउटसाइड आता है तो लेपिंग हम लोग जनरली पर्पस करते हैं, लेकिन प्लेट में तो नहीं करते, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका इनसाइड, सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, कम दूरी के लिए किस बेल्ट का प्रयोग करते हैं? तो जनरली जो हम लोग कम दूरी के लिए जो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, भी बेल्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगर वहीं पे पूछ दिया क्वेश्चन है, अगर ज्यादा दूरी के लिए अगर हम लोग प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ज्यादा दूरी के लिए किस बेल्ट का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग जनरली जो है वहां पे रोप का प्रयोग करते हैं, है ना। देखा तो नहीं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका आंसर भी बेल्ट, और ज्यादा दूरी रहता है रोप। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा बियरिंग जो है, यही लास्ट क्वेश्चन है, चलिए, कौन सा बियरिंग जो है आपको एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के रूप में होता है? तो बॉल बियरिंग, निडल बियरिंग, या फिर रोलर बियरिंग, या फिर ऑल, है ना। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा बियरिंग के टू कैटेगराइज में किया गया है। पहला जो है आपका फ्रिक्शन बेयरिंग और हो गया दूसरा एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। एंटी फ्रिक्शन फ्रिक्शन मतलब जो घर्षण होना, घर्षण कब होगा, जब दो सतह आपस में जब जुड़ेंगे तो उसमें घर्षण होगा, है ना। लेकिन एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में क्या होता है कि एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में जो है आपका घर्षण नहीं होता है ना। एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में जो है, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में प्राय जो है शाफ्ट के सीधे संपर्क में नहीं आते हैं, बल्कि शाफ्ट तथा बेयरिंग के बीच में कुछ इक्विपमेंट आ जाते हैं, जिसको हम लोग रोलर्स या फिर बॉल के रूप में जाना जाता है, तो वहां पे हम लोग रोलर से फिर बॉल आ जाते हैं। देखा तो नहीं है, इसीलिए जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑल। बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, निडल बियरिंग, ये जो है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के टाइप्स हैं। देखा तो नहीं, इसका आंसर सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि रोलिंग कॉन्टैक्ट जो होता है आपका बॉल बियरिंग में, काफी एग्जाम पूछा जा चुका है, बॉल बियरिंग में जो है आपका कॉन्टैक्ट क्या होता है, पॉइंट कांटेक्ट होता है ना, पॉइंट कांटेक्ट होता है। बॉल बियरिंग में जो कांटेक्ट कैसा होता है, पॉइंट कांटेक्ट होता है। अगर रोलर बियरिंग क्वेश्चन रोलर बियरिंग में पूछ दिया कि रोलर बियरिंग में जो है कांटेक्ट कैसा होता है, तो इसका जो है कांटेक्ट आपका जो होता है लाइन कांटेक्ट होता है ना। दिक्कत तो नहीं है, चलिए। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग में कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमें बताने का तरीका कैसा लगा। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज जो है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपनी राय जो है जरूर अपना कमेंट करके हमें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। यदि इस क्वेश्चन के बीच में कुछ भी क्वेश्चन अगर छूट गया होगा तो उससे जो हम फिर से अपलोड करने का प्रयास करेंगे। यदि अगर आपने अभी तक एग्जाम दिया है तो प्लीज जो भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आया है पूछे जो है आप कमेंट करके बताएं कि किस किस क्वेश्चन जो छूट गया है। अगर प्रीलिमिनरी एग्जाम का अगर आपके पास है क्वेश्चन स्टेज 1 का, तो प्लीज जो है आप हमें 945557 जो है हमें सेंड कर सकते हैं। 5379 473 पे जो है आप हमें कर सकते हैं मैसेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।